रमन सर भी आ रहे हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। करिश्मा ने जो बताया उसके हिसाब से तो तुम्हारी गाड़ी में धमाका हुआ था। फिर तुम उस धमाके से बचकर कैसे निकल आए? कोई चोट भी नहीं दिख रही। और इतने दिन कहाँ थे? जिंदा थे तो कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और भी सवाल है, लेकिन यहां सिर्फ ऑफिशियल वाले पूछूंगा। उसकी बात पर रमन ने हंसते हुए कहा, फिर तो ये 5 दिन हम विक्रम की छुट्टी मान लेते हैं। अगली बार जब ये छुट्टी मांगेगा तो इतने दिन कम मिलेंगे। धीमी आवाज में विक्रम ने जवाब दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि 5 दिन हो गए, क्योंकि मैं 3 दिन तक बेहोश था। क्या? करिश्मा ने चौंक कर कहा, इसका मतलब सिर पर गहरी चोट आई है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए विक्रम। उसने रमन की तरफ देखा। सर, पहले इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूं, विक्रम ने जल्दी से कहा। जब तक बेहोश था तब तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन परसों से होश में आने के बाद वो अचानक चुप हो गया। सबके सामने यह बताना उचित नहीं था कि वो अपने दादा की सिखाई प्रक्रियाओं से खुद को ठीक कर सकता था। ये लोग इस बात को अंधविश्वास या दकियानूसी समझते। तुमने क्या? उसे चुप देखकर करिश्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। तुमने वहीं पर डॉक्टर को दिखाया? हां, विक्रम को झूठ बोलना ही सही लगा। मैंने अपना चेकअप कराया तो पता चला सब कुछ ठीक है। मछुआरों ने मरहम पट्टी कर दी थी, जिससे सिर की चोट भी भर गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। पठानिया ने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा, अगर तुम चेकअप करवाना चाहो तो हमारे ब्यूरो के डॉक्टर हैं जो बिना किसी सवाल के तुम्हें देख सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन यह बताओ तुम उस मछुआरों की बस्ती में पहुंचे कैसे? पठानिया ने पूछा। विक्रम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सिर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया और पानी में बहते हुए दूर तक निकल गया। उस रात कुछ मछुआरे जब मछली पकड़कर अपनी नाव से वापस लौट रहे थे तो मुझे लहरों के बीच गीली रेत पर पड़ा हुआ देखा। मेरे सिर की चोट देखकर उन्हें लगा किसी ने मेरा खून करके वहां फेंक दिया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी सांसें चल रही हैं तो मुझे उठाकर अपनी बस्ती में ले आए। पानी में कूदते वक्त मेरा बैग कहीं गिर गया था। जेब में रखा नकली आइडेंटिटी कार्ड भी पानी में बह गया। मछुआरों को मेरे पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मेरी पहचान हो सके। पुलिस के पास वो जा नहीं सकते थे। क्यों? रमन को उत्सुकता हुई। वो मछुआरे कुछ ऐसी मछलियां भी पकड़ते हैं जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। वो लोग बहुत गरीब हैं, इन मछलियों के पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, इसलिए छुपकर इन्हें बेचते हैं। मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन मेरी मदद करने की वजह से अगर पुलिस उन तक पहुंच गई तो मुझे बहुत दुख होगा। उसकी बात समझते हुए रमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटी मछलियों से हमें कोई मतलब नहीं है विक्रम। हम सिर्फ उन पर हाथ डालते हैं जिनसे देश को खतरा है। तुमने जो भी मछुआरों के बारे में कहा हमने नहीं सुना। विक्रम ने चैन की सांस ली और आगे बताया, 3 दिन तक वो लोग मेरी सेवा करते रहे और अपने तरीके से मेरा इलाज करने की कोशिश करते रहे। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने एक डॉक्टर भी बुलाया था। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि उसे तो कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही, फिर भी अगर 1 दिन और होश नहीं आया तो मुझे अस्पताल ले जाए। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले मुझे होश आ गया। 1 दिन तो मुझे ठीक से सब कुछ याद करने में लग गया। जब पता चला कि मुझे उनके पास रहते 5 दिन हो गए हैं तो मैं वहां से फौरन निकल गया और सीधा यहां चला आया। मुझे तो यहां आने के बाद पता चला कि आप सबके लिए मैं मर चुका था। रमन ने सारी बात समझते हुए सिर हिलाया। यह देखकर बहुत राहत हुई कि तुम जिंदा हो और बिल्कुल ठीक हो। अब ये बताओ कि तुमसे कौन दुश्मनी निकालना चाहता है? मुझे पता चला कि मिशन की इंफॉर्मेशन गलत थी, सबके निशाने पर सिर्फ तुम थे। क्या तुम्हें उनसे कुछ जानकारी मिली? मेरा मतलब कुछ सुना हो या उन्होंने अपने बॉस का नाम बताया हो? विक्रम खुद ये जानने को उत्सुक था, लेकिन मालूम नहीं कर पाया था। जितने उसे पता था उसने बता दिया। अपने बॉस को वो लोग बिग बॉस कह रहे थे। मैंने उससे मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। ये सच है कि वो मुझे ही मारना चाहते थे। आगे कहने से पहले उसने करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे बताने की इजाजत दी। विक्रम ने रमन से कहा, मुझे नहीं लगता उनका बिग बॉस मुझे अपनी दुश्मनी के लिए मारना चाहता था। उसे ऑर्डर मिले थे, किसी ने दिल्ली से, बल्कि हमारे आसपास से ही उसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोई ऐसा है सर जो ब्यूरो के अंदर है या इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ही क्यों ये नहीं मालूम। पठानिया ने उसे आश्वासन दिया, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं विक्रम, तुम भी चौकन्ने रहना। अगर कुछ भी अंदेशा हो तो फौरन हमें बताना। हमारे बीच गद्दार का होना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है।
लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मीटिंग के बाद पठानिया ने झिझकते हुए विक्रम से कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने माता पिता से मिल आना चाहिए। तुम्हारी मौत की खबर ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। विक्रम बदहवास हो गया। क्या? उन्हें भी पता चल गया? मेरी माँ, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। सर, क्या मैं अभी निकल सकता हूं? दिल्ली से फ्लाइट लेकर विक्रम जम्मू पहुंचा। जैसा कि करिश्मा ने कहा था, एयरपोर्ट पर एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। 3 घंटे के सफर के बाद जब विक्रम अपने गांव के बाहर गाड़ी से उतरा तो दूर आसमान में सूरज के उगने से पहले का हल्का उजाला फैलने लगा था। हालांकि दिन अभी शुरू नहीं हुआ था, पर गांव के कुछ लोग उठकर अपने कामों में लग गए थे। पूरा गांव विक्रम की मौत के बारे में जानता था। धुंध में भी फौजी वर्दी पहचानना गांव वालों के लिए मुश्किल नहीं था। जिन 2-4 लोगों ने उसे देखा वो सभी हक्के बक्के रह गए। कहीं उसके माता पिता घबरा न जाए, इसलिए उसने अपनी बेसब्री को काबू में करके हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कुछ आहटें आई, फिर कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ पड़ी। धीरे से दरवाजे के दोनों पल्ले अलग हुए और विक्रम को अपने पिता का चेहरा नजर आया। उनके बाल बिखरे हुए थे, चश्मा नदारद था। शायद वह दरवाजे की दस्तक से ही जागे थे। विक्रम के पिता ने 2-3 बार पलकें झपकाई, फिर आंखों को सिकोड़कर सामने खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। बदहवास होकर उन्होंने जल्दी से चौखट से बाहर कदम रखा और विक्रम के चेहरे, कंधे, सीने और बाजुओं पर हाथ फिराया। बाबा, विक्रम ने भरे गले से कहा। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता के चेहरे पर खुशी की मुस्कान चमकने लगी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। जरूर मैं सपना देख रहा हूं, उन्होंने थकी सी आवाज में कहा और अपनी आंखों को रगड़ा। विक्रम ने झुककर पहले उनके पैर छुए, फिर खड़े होकर अपने पिता के गले लग गया। सपना नहीं है बाबा, मैं वापस आ गया। आपका विक्रम वापस आ गया। विक्रम, हकलाते हुए उन्होंने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया। रोते हुए उसके पिता ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। विक्रम की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। कुछ देर बाद उन्होंने विक्रम को खुद से अलग किया और उतावले होकर कहा, तेरी माँ अब तुझे देखकर ही बिस्तर से उठ पाएगी। क्या हुआ माँ को? विक्रम परेशान हो उठा। उनकी तबीयत खराब है क्या? अपने जवान बेटे को खोने की खबर सुनकर एक माँ कैसी होगी? वो तो उसी दिन बिस्तर को लग गई थी जब तेरे साथ के 3 सिपाही तेरा सामान लेकर आए थे, उसके पिता ने दुखी स्वर में कहा। विक्रम तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर के कमरे में पलंग पर मधु बेसुध पड़ी थी। पास रखी छोटी सी टेबल पर कुछ दवाइयां और पानी का ग्लास रखा था। विक्रम अपनी मां के पास पलंग पर बैठ गया और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। नींद और बेहोशी के बीच झूलती मधु ने जैसे अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया। विक्रम, उसके मुंह से एक कमजोर सी आवाज निकली और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी, लेकिन विक्रम के भरे गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई। तभी उसके पिता ने अंदर आकर जोर से कहा, देखो मधु, तुम्हारा बेटा लौट आया है। हमारा विक्रम जिंदा है मधु, तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम रोज कहती थी ना कि विक्रम को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बात सच हो गई। विक्रम सही सलामत हमारे पास वापस आ गया। मधु की आंखें पूरी तरह से खुल गईं और उसके सफेद पड़े चेहरे पर फिर से रंग नजर आने लगे। उसने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने सहारा देकर उसे बिठाया। अपने बेटे को अपने सामने देखकर मधु ने फौरन उसे गले लगा लिया और राहत से कहा, मुझे पता था तू आएगा। मैंने बोला तेरे बाबा को कि हमारा विक्रम हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता, शायद वो कहीं खो गया था, है ना? इसलिए सबको लगा कि तू चला गया, पर मैं जानती थी, मेरा दिल महसूस कर रहा था कि तुझे कुछ नहीं हुआ। विक्रम, तुझे भूख लगी होगी ना? मैं अभी खाना बनाती हूँ, क्या खाएगा तू? अरे मुझे पता है तुझे क्या पसंद है, रुक जरा, मैं तेरी पसंद की सारी चीज बनाऊंगी, अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाऊंगी। तू यहाँ आराम से बैठ, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। लेकिन खड़े होते ही उसका सिर चकरा गया। उसके गिरने से पहले विक्रम ने उसे संभाल लिया। ये तुम क्या कर रही हो माँ? तुम्हें आराम की जरूरत है, मुझे भूख नहीं है। मधु ने आंखें बंद करके अपने माथे को दबाया। उफ़ो, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है ज्यादा देर सोई रही मैं, इतना काम पड़ा है। विक्रम के लिए खाना बनाना है, लड्डू बनाने हैं। आशा काकी ने मधु को बीच में टोका, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से अपने बेटे से बातें कर, खाना मैं बनाकर भेजती हूँ। मुझे पता है विक्रम को क्या पसंद है,
मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है। मेरे हाथ की कढ़ी और मिर्च की चटनी बहुत खुश होकर खाता है। फिर उसने विक्रम की ओर देखा और धीरे से कहा, अपनी माँ को आराम करने को बोलना, जब से तेरे वो कहते कहते रुक गई, क्योंकि अब विक्रम की मौत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। संध्या चाची ने प्यार से विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। आशा जीजी के कहने का मतलब है 2 दिन से तेरी माँ बिना खाए पिए बेजान पड़ी थी। तुझे देखकर जैसे वो वापस जी उठी। अब तुम लोग साथ बैठकर ढेर सारी बातें करो और खाने पीने की चिंता हम लोगों पर छोड़ दो। मैं अभी सबके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।